नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं स्वाति ढलवेज। इस बुलेटिन में आज बात होगी रफाल पर कांग्रेस और बीजेपी की राजनीति की, नोटबंदी के दौरान काले को सफेद करने के खेल की। जानेंगे कि आंध्र प्रदेश में क्या विशेष राज्य का दर्जा दिलाएगा हाथ को मजबूती, क्या वाकई माल्या को भगाने में है मोदी सरकार का हाथ, और आखिर में बात अमेरिका और चीन में जारी ट्रेड वॉर की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। भविष्य का भारत कार्यक्रम में बोले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, राजनीति और राजनीतिक मुकाबलों से खुद को दूर रखेगा संघ। यूरेशियन महिला कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगी कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी। मॉस्को में 20 सितंबर को होगा कार्यक्रम। राजस्थान में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने भरी हुंकार, बोले सिर्फ बीजेपी सरकार ही कर सकती है किसानों की आमदनी को दोगुना। दिल्ली विश्वविद्यालय में एबीवीपी और एनएसयूआई में जंग। एनएसयूआई का आरोप, फर्जी दस्तावेज से लिया डूसू अध्यक्ष अंकित ने एडमिशन। एबीवीपी ने खारिज किए आरोप। देवभूमि उत्तराखंड में हैवानियत की हद पार। देहरादून में बोर्डिंग स्कूल में 4 सीनियर छात्रों ने किया छात्रा से गैंग रेप। डायरेक्टर, प्रिंसिपल समेत 9 लोग गिरफ्तार। एशिया कप में कल भारत और पाकिस्तान होंगे आमने सामने। चैंपियंस ट्रॉफी की हार का बदला लेने के लिए भारतीय खिलाड़ियों ने की तैयारी। और गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 295 अंक गिरकर 37,291 पर हुआ बंद। निफ्टी 99 अंक फिसलकर 11,000 करीब 280 पर पहुंचा। सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। रफाल सौदे पर मोदी सरकार और कांग्रेस के बीच खींचतान जारी है। जहां कांग्रेस बीजेपी पर सबसे बड़े घोटाले को अंजाम देने का आरोप लगा रही है, तो वहीं सत्तारूढ़ पार्टी उल्टा कांग्रेस को ही कटघरे में खड़ा कर रही है। आज भी पूर्व रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी और रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण एक दूसरे पर प्रहार करते नजर आए। वहीं इस वार पलटवार के बीच सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई 10 अक्टूबर तक के लिए टाल दी गई है। रफाल डील को लेकर इस वक्त राजनीति गर्म है। जहां पहले पीएम मोदी और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आमने सामने थे, वहीं आज मुकाबला पूर्व रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी और रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण के बीच हुआ। आज सबसे पहले कांग्रेस के नेता ए.के. एंटनी सवालों की फेहरिस्त लेकर मीडिया के सामने आए। उन्होंने एक के बाद एक सवाल दागकर बीजेपी की धड़कनें बढ़ा दी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार के अंतिम दिनों में रफाल करार लगभग पूरा हो चुका था। जब एनडीए की सरकार आई तो 10 अप्रैल 2015 को 36 विमान खरीदने का एक तरफा फैसला लिया गया। तब एयरफोर्स ने 126 विमान मांगे थे, तो प्रधानमंत्री ने इसे घटाकर 36 क्यों किया? इसका जवाब देना चाहिए। इतना ही नहीं, एंटनी ने रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण के उन आरोपों को भी खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के पास अनुभव नहीं है। एंटनी ने कहा कि सीतारमण ने एचएएल की छवि धूमिल की। इन आरोपों के साथ एंटनी ने इस मामले में जेपीसी गठित करने की मांग भी की। वहीं कांग्रेस के इस हमले पर रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी जमकर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि रफाल डील यूपीए के शासनकाल में नहीं हो सकी थी। यूपीए को जवाब देना चाहिए कि वो एचएएल या भारतीय वायुसेना के हितों का ख्याल क्यों नहीं रख सकी। 36 विमानों की डील पर उन्होंने कहा कि यूपीए के शासनकाल में ही स्क्वाड्रन्स की क्षमता कम होने लगी थी और 2013 तक यह घटकर 33 पर आ गई थी। इतना ही नहीं, रफाल की कीमत को लेकर भी रक्षा मंत्री जमकर भड़क उठी। उन्होंने कहा कि पीएम या राष्ट्रपति कभी डील की बारीकियों की चर्चा नहीं करते। वहीं सियासी बहस के बीच आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई को 10 अक्टूबर तक के लिए टाल दिया गया है। अब देखना होगा कि रफाल पर राजनीति और कितनी गर्म होती है। डीबी लाइव की रिपोर्ट। रफाल को लेकर विपक्ष सरकार को घेर रहा है और सरकार दावों को खारिज कर रही है, लेकिन बीजेपी चाहे कितना भी बचने की कोशिश कर ले, वो इस मुद्दे पर घिर चुकी है। वैसे बीजेपी घिरे तो नोटबंदी के मुद्दे पर भी है, क्योंकि आज इसे लेकर आरटीआई में बड़ा खुलासा हुआ है, जिसके मुताबिक नोटबंदी के दौरान भारत की राजनीतिक पार्टी के नेताओं द्वारा चलाए जा रहे सहकारी बैंकों में खूब पैसे जमा हुए और इसमें सबसे ज्यादा सत्तारूढ़ बीजेपी के नेता हैं। अभी पिछले दिनों खुलासा हुआ था कि बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह अहमदाबाद में जिस बैंक के निदेशक हैं, नोटबंदी के दौरान उसी बैंक में सबसे ज्यादा पैसे जमा हुए थे। खबर थी कि अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक ने महज 5 दिन के अंदर करीब 445 करोड़ रुपए के पुराने नोट प्राप्त किए थे। वहीं इन खबरों के बाद से राजनीति में हड़कंप मचा हुआ है। विपक्षी दल मोदी सरकार को घेरे हुए हैं, लेकिन इस दलदल में केवल बीजेपी अकेली नहीं, कई दूसरी पार्टियों के नेताओं ने भी बैंकों में ज्यादा राशि जमा कराई है। जी हां, आरटीआई से खुलासा हुआ है कि भारत में राजनीतिक पार्टी के नेताओं द्वारा चलाए जा रहे सहकारी बैंकों में खूब पैसे जमा हुए। इनमें बीजेपी, शिवसेना, कांग्रेस से लेकर राकपा के नेता तक शामिल हैं। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के आरटीआई रिकॉर्ड्स के मुताबिक
देश में 370 जिला केंद्रीय सहकारी बैंक ने 10 नवंबर से 31 दिसंबर 2016 तक 500 रुपए और 1000 रुपए के 22,270 करोड़ रुपए के पुराने नोट बदले। इनमें 18.82% 10 जिला सहकारी बैंकों द्वारा किया गया। इनमें से 4 गुजरात में हैं, 4 महाराष्ट्र में हैं। गुजरात में जितने भी बैंक हैं, सबके निदेशक बीजेपी नेता हैं। करीब 745 करोड़ रुपए के पुराने नोट बदलने के साथ अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक सबसे टॉप पर है, जिसके निदेशक बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह हैं। करीब 693 करोड़ रुपए के साथ दूसरे नंबर पर राजकोट जिला सहकारी बैंक है। इसके अध्यक्ष जयेश भाई रडाडिया हैं। इसके अलावा गुजरात में सूरत जिला सहकारी बैंक है, जहां करीब 369 करोड़ रुपए बदले गए। इसके अध्यक्ष बीजेपी नेता नरेश भाई बीगा भाई पटेल हैं। वहीं पुणे जिला केंद्रीय सहकारी बैंक में करीब 551 करोड़ रुपए जमा किए गए, जिसके अध्यक्ष पूर्व एनसीपी विधायक रमेश थोरात हैं। इसके अलावा हिमाचल के कांगड़ा जिला केंद्रीय सहकारी बैंक में करीब 543 करोड़ रुपए बदले गए। इस बैंक के अध्यक्ष कांग्रेस नेता जगदीश सपेहिया थे। इन आंकड़ों से साफ है कि नोटबंदी के दौरान नेता काले धन को सफेद करते रहे और जनता लाइनों में मरती रही। अगर ऐसे ही काले को सफेद करना था तो नोटबंदी क्यों लागू की गई? डीबी लाइव की रिपोर्ट। साल 2016 में जब पीएम मोदी ने नोटबंदी लागू की थी, तब कहा था कि काला धन वापस आएगा, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये होगा कैसे, क्योंकि हमारे नेता तो काले को सफेद करने में लगे हुए हैं और इस और पीएम मोदी कोई ध्यान ही नहीं दे रहे, क्योंकि पूरा ध्यान तो उत्तर प्रदेश पर है। कल उन्होंने अपना जन्मदिन वाराणसी में मनाया। इसके बाद आज बनारस में उन्होंने 500 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इस दौरान विपक्ष पर भी हमला बोला। आगामी चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तैयारियां अभी से तेज कर दी है। इसी का नतीजा है कि वाराणसी की जनता को साधने के लिए पीएम ने अपना जन्मदिन संगम नगरी में मनाया। कल बच्चों के साथ समय बिताने के बाद आज पीएम मोदी ने बनारस के लिए करीब 500 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इस दौरान एक जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि वाराणसी में हजारों करोड़ की अनेक सड़क परियोजनाएं चल रही हैं। गंगा नदी के सामने बने घाट पर पुल का काम पूरा होने से अब रामनगर आना जाना और आसान हो गया है। कई दशकों से अंधरा पुल को चौड़ा करने का काम अटका हुआ था। पुरानी सरकारों को घेरते हुए पीएम ने कहा कि रिंग रोड का काम फाइलों में दबा हुआ था, लेकिन 2014 में हमने इसका काम फिर से शुरू करवाया। उन्होंने कहा कि बिहार, नेपाल, झारखंड, मध्य प्रदेश जाने वाली सड़कों को चौड़ा किया जा रहा है। पूर्वी भारत के गेटवे के तौर पर वाराणसी का विकास किया जा रहा है। मोदी ने कहा कि वाराणसी के विकास के गवाह तो यहाँ एयरपोर्ट पर आने वाले लोग भी बन रहे हैं। रेल से काशी आने वालों को भी अब स्टेशन पर ही नई काशी की तस्वीर नजर आती है। पीएम मोदी ने कहा कि आज काशी में लटके हुए तार नहीं दिखते, आज एलईडी बल्ब से काशी जगमगा रही है। वहीं गंगा सफाई के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि मां गंगा की सफाई के लिए गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक काम चल रहा है। इसके लिए 21,000 करोड़ से अधिक की योजनाओं को स्वीकृति दी गई है। आज पीएम मोदी ने अपने 4 साल का हिसाब देकर खुद की पीठ थपथपाई है, लेकिन पीएम मोदी के दावों पर वहां के लोगों का कहना है कि बीते 4 सालों में सड़कों से लेकर गंगा तक का हाल चस का तस बना हुआ है। गंगा साफ होने की बजाय और मैली हो गई। बिजली विभाग के अधिकारी आज भी सुस्त है और सड़कों की पोल बारिश खुद ही खोल देती है। ऐसे में बनारस की जनता पीएम मोदी के इन दावों पर विश्वास जताकर उन्हें दोबारा मौका देती है या नहीं, ये चुनावी नतीजों के बाद ही साफ हो पाएगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट। जहां पीएम मोदी विकास के बहाने पूर्वांचल को साध रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष दक्षिण में हाथ को मजबूत करने में पीछे नहीं है। तेलंगाना में पंजे को मजबूत करने के बाद आज राहुल गांधी आंध्र प्रदेश पहुंचे, जहां उन्होंने बच्चों के साथ मुलाकात की। साथ ही कुर्नूल में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष ने आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने का वादा भी किया। आंध्र प्रदेश के दौरे पर पहुंचे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज सबसे पहले कुर्नूल में बच्चों के साथ मुलाकात की। छात्रों से बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में देश के अलग अलग हिस्सों से रेप की घटनाएं सामने आ रही है। इन घटनाओं ने हमें फिर सोचने पर मजबूर कर दिया है, लेकिन इतने संवेदनशील मुद्दों पर भी हमारे पीएम ने चुप्पी साध रखी है। राहुल ने कहा कि आज बहुत से भारतीय पुरुष महिलाओं को बराबरी की नजर से नहीं देखते। यह सोच बदलने की जरूरत है। यहाँ छात्रों से चर्चा के बाद कांग्रेस अध्यक्ष ने जनसभा को संबोधित भी किया। जहाँ से राहुल ने आंध्र प्रदेश को लेकर विशेष राज्य का दर्जा देने का बड़ा दांव खेला। राहुल ने कहा कि मोदी सरकार ने आंध्र को धोखा दिया था, लेकिन 2019 में कांग्रेस की सरकार आने पर हम आंध्र को विशेष राज्य का दर्जा जरूर दिलाएंगे। उन्होंने मोदी सरकार को उनके वादे भी याद दिलाए। राहुल गांधी ने कहा कि 2014 के चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी जी ने जितने भी वादे किए थे, उनमें से कोई पूरे नहीं हुए हैं। हर किसी के अकाउंट में 15 लाख रुपए देने का वादा किया गया, जो पूरा नहीं हुआ। इसके अलावा किसानों को उनकी उपज की सही कीमत का वादा भी केंद्र सरकार पूरा नहीं कर पाई है।
बेरोजगारी के मुद्दे पर भी मोदी सरकार फेल रही। राहुल ने कहा कि ऐसी झूठी सरकार को सत्ता में बने रहने का कोई हक नहीं है, ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकना चाहिए। डीबी लाइव की रिपोर्ट। आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग पहले ही पीएम मोदी की परेशानी का सबब बनी हुई है। राहुल ने इस मुद्दे को उठाकर उनकी मुश्किलें और बढ़ा दी है। वैसे सरकार की परेशानी तो माल्या मामले में भी बढ़ने वाली है। इस मामले में आज एक हैरान करने वाली रिपोर्ट सामने आई, जिसके मुताबिक सीबीआई ने पुलिस को चिट्ठी लिखकर कहा था कि माल्या के आने पर चुपचाप जानकारी देना, हिरासत में लेने की जरूरत नहीं है। विजय माल्या को किसने भगाया, इसे लेकर तमाम सबूत मोदी सरकार की ओर इशारा कर रहे हैं। बीजेपी के सांसद भी कह चुके हैं कि दाल में कुछ काला जरूर है, लेकिन सरकार मानने को तैयार ही नहीं कि माल्या पर उसी की मेहरबानी है। उल्टा वो तो सबूतों को नकार रही है, लेकिन सरकार जितना पीछे भाग रही है, उतना ही सामने आ रही रिपोर्ट्स उसकी मुश्किलें बढ़ा रही हैं। सीबीआई ने तो मान लिया कि लुकआउट नोटिस में बदलाव की वजह से विजय माल्या विदेश भाग गया, लेकिन अब एक और हैरान करने वाला खुलासा हुआ है। एक अंग्रेजी अखबार के गोपनीय दस्तावेजों से पता चला है कि सीबीआई ने मुंबई पुलिस से लिखित रूप में कहा था कि हमें माल्या के बारे में चुपचाप खबर दे देना, हिरासत में लेने की जरूरत नहीं है। दरअसल 16 अक्टूबर 2015 को अपने पहले लुकआउट नोटिस में सीबीआई ने फॉर्म में भारत छोड़ने से रोकने संबंधी विषय बॉक्स को भर दिया था, लेकिन 24 नवंबर 2015 को जारी किए गए दूसरे लुकआउट नोटिस में फॉर्म में उस बॉक्स को चुना गया था जिसमें विषय के आने जाने के बारे में था, और ये मुंबई पुलिस को भी भेजा गया था। यानी साफ तौर पर कहा गया कि गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सूचना दे दें। सीबीआई ने मुंबई पुलिस से कहा था कि बाद में जरूरत पड़ने पर गिरफ्तार किया जाएगा, इस पर बाद में बात की जाएगी। इस विषय में लुकआउट नोटिस को संशोधित किया जा सकता है। रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि सीबीआई को अलर्ट कर दिया गया था कि माल्या भाग सकता है, लेकिन बावजूद इसके वो अनजान बनी रही, और नतीजा ये निकला कि देश के बैंकों का 9,000 करोड़ लेकर शराब कारोबारी भाग निकला। अब जब ऐसे हैरान करने वाले खुलासे सामने आएंगे तो फिर इशारा तो मोदी सरकार की तरफ ही जाएगा, और विपक्ष भी कहेगा कि माल्या को मोदी सरकार ने भगाया है। डीबी लाइव की रिपोर्ट। अब जब खुलासे इतने बड़े बड़े होंगे तो हमले भी तेज होंगे। इससे चाहे सरकार कितना भी बचने की कोशिश कर ले, अब देखना होगा कि माल्या सरकार की क्या क्या मुश्किलें बढ़ाता है। लेकिन उससे पहले रुख करतारपुर साहिब विवाद पर कर लेते हैं, जिस पर पंजाब सरकार के मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू और केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर आमने सामने आ गए हैं। सिद्धू के सुषमा से बातचीत के दावे को हरसिमरत कौर ने खारिज कर दिया है। साथ ही कहा है कि विदेश मंत्री ने सिद्धू के बड़बोलेपन को लेकर उन्हें फटकार लगाई थी। भारतीय सीमा से लगे पाकिस्तानी क्षेत्र में करीब 4 किलोमीटर अंदर करतारपुर साहिब गुरुद्वारा है। इस गुरुद्वारे का संबंध सिखों के पहले गुरु गुरु नानक देव जी से जुड़ा है। गुरु नानक देव ने रावी नदी के किनारे एक नगर बसाया। इस स्थान पर गुरु नानक देव ने लंबा समय बिताया और यहीं उन्होंने भाई लहणा जी को गुरु गद्दी भी सौंप दी, जिन्हें दूसरे गुरु अंगद देव के नाम से जाना जाता है। गुरु नानक देव ने अपनी जिंदगी के 17 साल 15 महीने और 9 दिन करतारपुर में बिताए थे। गुरु साहिब के माता पिता का देहांत भी यही हुआ था और आखिर में गुरु नानक देव ने यहीं पर समाधि भी ली। भारतीय सिख समुदाय लंबे अरसे से मांग कर रहा है कि बिना वीजा के लोग करतारपुर साहिब में दर्शन कर सके। इसके लिए पाकिस्तान से बातचीत की जाए। अब सिद्धू का दावा है कि पाकिस्तान इस पर विचार कर रहा है। पाकिस्तान से लौटकर भी नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा था कि उन्होंने पाक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा को गले सिर्फ इसीलिए लगाया था क्योंकि उन्होंने गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व पर करतारपुर बॉर्डर खोलने की बात कही थी। लेकिन अब इसे लेकर भारत में राजनीति गर्मा गई है। सिद्धू ने दावा किया है कि इसे लेकर उन्होंने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मुलाकात की और पाकिस्तान से इसके संबंध में आग्रह की गुजारिश की। सिद्धू ने कहा कि इस पर सुषमा स्वराज ने उनसे कहा है कि वो ड्राफ्ट बनवा रही हैं और चिट्ठी भी लिखेंगी। लेकिन अब मोदी सरकार में मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने सिद्धू पर जोरदार हमला बोला है। हरसिमरत कौर ने दावा किया है कि सिद्धू ने जब विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मुलाकात की थी, उस वक्त सुषमा स्वराज ने करतारपुर साहिब कॉरिडोर के संवाद को गड़बड़ाने के लिए सिद्धू को झाड़ लगाई थी। उन्होंने कहा कि सिद्धू अपनी गलती को छिपाने के लिए यह दावा कर रहे हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट। और बुलेटिन के आखिर में बात अमेरिका और चीन में जारी ट्रेड वॉर की। जहां एक तरफ चीन अमेरिका को आंख दिखा रहा है, तो वहीं अमेरिका उसके खिलाफ कार्रवाई करने से बाज नहीं आ रहा। अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 200 अरब डॉलर के चीनी उत्पादों पर 10% आयात शुल्क लगाएंगे। यह शुल्क इस महीने के अंत तक लगाया जाएगा। वहीं अमेरिका के इस कदम पर अब चीन ने भी अहम बैठक बुलाई है। अमेरिका और चीन में तू डाल डाल मैं पात पात का खेल चल रहा है। दोनों देश एक दूसरे पर आयात शुल्क लगाने से पीछे नहीं हट रहे हैं। अब तो ये व्यापार युद्ध दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है।
पिछले दिनों अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी थी कि अगर चीन प्रतिक्रियात्मक कदम उठाता है तो वह एप्पल की स्मार्ट घड़ी और कुछ अन्य उपभोक्ता वस्तुओं को छोड़कर 268 अरब डॉलर के चीनी सामानों पर अतिरिक्त कर लगाएंगे। इस धमकी के बाद अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 200 अरब डॉलर के चीनी उत्पादों पर 10% आयात शुल्क लगाने का ऐलान कर दिया है। यह शुल्क इस महीने के अंत तक लगाया जाएगा। वहीं बताया जा रहा है कि इस साल के अंत तक इसे बढ़ाकर 25% कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि इससे पहले इसी साल की शुरुआत में अमेरिका चीन के 50 अरब डॉलर के उत्पादों पर शुल्क लगा चुका है। वह अमेरिका की इस कार्रवाई पर अब बीजिंग ने अहम बैठक बुलाई है ताकि सरकार की आगामी रणनीति पर विचार किया जा सके। चीन के सिक्योरिटी बाजार के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि अमेरिका के इन कदमों का चीन पर कोई असर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि चीन के पास इन फैसलों का मुकाबला करने के लिए पर्याप्त वित्तीय और आर्थिक नीतियां हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट। तो बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें।